हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगा शिक्षा सदन। इस चैनल पे आपको हम कंप्लीट साइंस की एचबीएससी के लिए वीडियो प्रोवाइड करेंगे। पहला पोर्शन हम करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होती है स्टडी ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस। चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। दो टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। जो पहला आता है वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है अपने पास जो भी चार्ज है वो चार्ज कहाँ होगा? रेस्ट पे। चार्जेस एट रेस्ट, ये हम करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। सेकेंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो होती है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस कहाँ होते हैं? चार्जेस एट मोशन। मोशन के अंदर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। पहला हमने पढ़ा चार्जेस किस पे है? रेस्ट पे। दूसरा हम पढ़ेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्जेस किस पे है? मोशन में। दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, ये केवल था इंट्रोडक्शन। अब जो मेन पॉइंट आता है, पहला जो टॉपिक है वो है चार्ज। चार्ज क्या होता है ये टॉपिक हमने करना है। सबसे पहला क्या है? चार्ज। तो क्या होता है चार्ज? जिस टाइप से मैटर की एक प्रॉपर्टी क्या होती है अपने पास? मास। मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? मास। इसी टाइप से चार्ज भी किसकी प्रॉपर्टी है? एक मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चार्ज किसकी प्रॉपर्टी हुआ? मैटर की ही प्रॉपर्टी क्या है अपने पास? है चार्ज। फिर आता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट सबकी करनी है, यूनिट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है यहां से। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज होता है कूलम। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या है? कूलम, जिसको कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल क्यू से। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ऐसा यूनिट क्या है चार्ज की? ऐसा यूनिट क्या है? कूलम, जिसको कैपिटल सी से प्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल यूनिट पूछी जाए कि चार्ज की स्मॉलर यूनिट क्या है? चार्ज की स्मॉलर यूनिट होती है जैसे माइक्रो कूलम होगा। एक माइक्रो कूलम में क्या होते हैं? 10 की पावर -6 कूलम होते हैं। जैसे मिली कूलम होगा, मिली कूलम में क्या होते हैं? 10 की पावर -3 कूलम होते हैं। ये स्मॉलर यूनिट है चार्ज की। चार्ज कैसी क्वांटिटी होता है ये भी ध्यान रखना है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ये चार्ज का पढ़ना है। चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की। जिस टाइप से मास मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज कैसा यूनिट होती है? कूलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। स्मॉलर यूनिट पूछे तो चार्ज की माइक्रो कूलम होगी, मिली कूलम होगी। एक माइक्रो कूलम में 10 की पावर -6 कूलम होते हैं, मिली कूलम में 10 की पावर -3 कूलम होते हैं। और कैसी क्वांटिटी होता है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर है चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी ध्यान रखना है। चार्ज पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर आता है नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर क्या करोगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम एक फॉर्मूला में पढ़ते थे, Q इज इक्वल टू NE। Q इज इक्वल टू NE। क्वांटाइजेशन का तो मतलब होता है कोई भी चीज जो एक फिक्स अमाउंट में तुम्हें मिलती है। ठीक है, Q किसके इक्वल है? कैपिटल NE। Q तो क्या है? यहाँ पे चार्ज है किसी भी बॉडी पे। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये ध्यान रखना है। Q क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू NE। Q है किसी भी बॉडी पे चार्ज, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? अभी भी क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना करंट, इलेक्ट्रिक करंट। हम यहाँ पे मेन टॉपिक करेंगे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हम करंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से। चार्ज, करंट क्या आएगा? चार्ज डिवाइडेड में
रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब डिवाइडेड में क्या है, टाइम, और I इज इक्वल टू चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल क्यू, चार्ज को किसे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से, और टाइम को किसे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से। तो करंट किसके इक्वल आया, चार्ज बाय टाइम। यहां से अपने 3 फॉर्मूले निकलते हैं, और इस फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो इसको अच्छे से करना है। करंट का तो निकल गया चार्ज अपॉन टाइम। अगर तुम्हें चार्ज निकालना है, चार्ज निकालने के लिए क्या आएगा, ये टाइम डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में करंट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला किसका आ गया, चार्ज निकालने के लिए। अगर तुम्हें टाइम निकालना है, चार्ज और करंट दे रखा है, तो ये आ जाएगा किसका, टाइम का। ये तीनों फॉर्मूले तुमने ध्यान रखने, ठीक है। नेक्स्ट है करंट कैसी क्वांटिटी है, याद रखना है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट, करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से प्रेजेंट करते हैं। स्मॉल यूनिट पूछी जाए तो, जैसे उसमें क्या था हमने, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट, स्मॉल यूनिट ऑफ करंट 1 माइक्रो एम्पियर, जो कि इक्वल होता है 10 की पावर -6 एम्पियर के। 1 मिली एम्पियर, जो कि इक्वल होता है 10 टू पावर -3 एम्पियर। ये ध्यान रखना है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ये स्मॉल यूनिट है, माइक्रो हो गया, मिली हो गया। फिर किसी भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को मेजर करने का एक डिवाइस होता है, तो उस मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या है, मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट। करंट को मेजर करने का जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, एमीटर। क्या नाम उसका, एमीटर। और एमीटर सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। ये ध्यान रखना है। मेजरिंग डिवाइस ऑफ करंट, करंट को मेजर करने का जो डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर। एमीटर सर्किट के अंदर कैसे जुड़ता है, सीरीज में जुड़ता है। ये ध्यान रखना है तुम्हें। देखो अब हमने फॉर्मूला क्या था, करंट किसके इक्वल था, चार्ज अपॉन टाइम। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। करंट की, टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। अब तुमने डिफाइन करना है 1 एम्पियर को, किसको डिफाइन करना है, 1 एम्पियर, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन करो 1 एम्पियर को, या फिर डिफाइन द यूनिट ऑफ एक करंट। 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, जब किसी भी सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हो। देखो तुमने 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, तो उसको कैसे डिफाइन करना है, जब किसी भी सर्किट के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो करवाया। चार्ज कितना फ्लो करवाया उसमें, 1 कूलम। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तब वहां पे कितना करंट फ्लो हुआ, 1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो होगा वहां पे, 1 एम्पियर। ये ऐसे डिफाइन करते हैं इसको। कैसी क्वांटिटी होता है करंट, स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट क्या है, एम्पियर है। मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या है, एमीटर है। सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज में। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, वर्क डन बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, unit positive charge from one point to another, from one point to another। 2 पॉइंट है अपने पास, एक पॉइंट है मान लो A, एक पॉइंट है मान लो B। इस B पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कूलम। इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आने में जो भी वर्क होगा वही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, क्या लेके आ रहे हो तुम, वर्क, और वर्क क्या है, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होगा, वर्क बाय चार्ज। वर्क को किस रिप्रेजेंट, पोटेंशियल डिफरेंस V, वर्क को किस रिप्रेजेंट करते हो, W से। चार्ज को किस रिप्रेजेंट करते हो, Q से। जैसे हमने करंट के 3 फॉर्मूले निकाले थे, ऐसे हम यहाँ पे इसके 3 फॉर्मूले निकालेंगे। वर्क निकालो यहां से। अगर तुम्हें वर्क निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अगर तुमने चार्ज निकालना है, वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तब तुम्हारे पास ये आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले भी तुमने याद रखना, ठीक है। फिर करते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट।
क्या होती है SI यूनिट? वोल्ट होती है। जैसे हमने सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा था और उसको मेजर किया था, उस डिवाइस का नाम क्या था? एमीटर। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का जो डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस, उस मेजरिंग डिवाइस का नाम क्या है? वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या काम करता है? किसको मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर सर्किट के अंदर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। कैसे कनेक्ट होता है ये? पैरेलल। ध्यान रखना इसको, ये कैसे कनेक्ट होगा? पैरेलल में। एमीटर कैसे कनेक्ट होता था? सीरीज में। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या है? वोल्ट। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? ओम्स लॉ। क्या करना है नेक्स्ट? ओम्स लॉ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना। देखो ओम्स लॉ क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, जितना ज्यादा करंट उतने ही ज्यादा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? करंट। जब डायरेक्टली के निशान को हटाते हो तब क्या आता है? कोई भी कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई। R है क्या वैसे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्या? रेजिस्टेंस। क्या नाम इसका? रेजिस्टेंस। क्या ये? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो किसी भी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट को फ्लो होने से रोक देता है, अपोज करता है। किसका? अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक देता है कौन? किसी भी सर्किट के अंदर? रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या काम करेगा? सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको फ्लो होने से रोक देगा। SI यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की? SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। क्या होती है? ओम होती है। रेजिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। कैसी क्वांटिटी होता है? रेजिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। हमने फॉर्मूला बनाया ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R निकालो, क्या आएगा? V बाय आई। रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट थी वोल्ट, करंट की यूनिट थी एम्पियर। तो तुमने एक ओम को डिफाइन करना है तो क्या करोगे? किसी भी सर्किट में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कितना करंट फ्लो हुआ? 1 एम्पियर, तब वहां पे कितना रेजिस्टेंस आया? 1 ओम। क्या आया? 1 ओम। ये ध्यान रखिए। फिर आता है फैक्टर। फैक्टर जिसके ऊपर, फैक्टर ऑन विच डिपेंड ऑन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर किस किस में कंडक्टर है जो, वो रेजिस्टेंस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? पहला पॉइंट, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा किस पे? लेंथ पे। पहला फैक्टर रेजिस्टेंस कंडक्टर के किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, लेंथ जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा। सेकेंड, ये डिपेंड करता है किस पे? एरिया पे। एरिया पे है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ज्यादा एरिया, रेजिस्टेंस कम। ठीक है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया पे। दोनों को कंबाइन करोगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ किसके? एरिया। डायरेक्टली के निशान को हटाते हो तब क्या आता है? कोई भी कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस R किसके इक्वल आएगा? रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस किसके इक्वल आया? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। क्या है बोलो? रेजिस्टिविटी किसकी? किसी भी कंडक्टर की। तो क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? कंडक्टर की लेंथ पे, कंडक्टर के एरिया पे, नेचर ऑफ द मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? रेजिस्टेंस का। देखो यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? R A अपॉन लेंथ। ये A उधर चला जाएगा, R A अपॉन लेंथ आ जाएगा। किसकी वैल्यू? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? ओम मीटर। देखो कैसे? रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर,
एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या आएगी? ओम मीटर। एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की क्या आई? ओम मीटर आ गई इसकी यूनिट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाते हैं कई बार कि रेजिस्टिविटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करती, ना रेजिस्टिविटी एरिया पे डिपेंड करती। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है केवल किसके ऊपर? रेजिस्टिविटी है वो डिपेंड करती है केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है? रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। रेजिस्टिविटी की यूनिट आई ओम मीटर। लेंथ और एरिया पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ओके, एंड द नेक्स्ट है अपना एक और पॉइंट याद रखना है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जो उसकी रेजिस्टिविटी होती है वो उसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, लिस्ट होती है, कम होती है। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टिविटी इज लिस्ट। नेक्स्ट हमने करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज और पैरेलल, कि रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे जुड़ता है और पैरेलल में कैसे। देखो, मान लो हम तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, एक रेजिस्टेंस, हम तीन रेजिस्टेंस यहां पे ले रहे हैं, एक, दो, एक लिया मैंने, तीन। ठीक है, हमने इसको सीरीज में जोड़ना है, यहां पे लगा दी मैंने क्या? बैटरी। ओके, यहां पे क्या लगा दिया हमने? बैटरी इसकी लगा दी। ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। यहां पे हमने क्या दिया? करंट आई। ये क्या है? करंट आई। पहला रेजिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3। एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो भूल गई थी मैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं माइनस चार्ज से प्लस चार्ज। करंट के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट होती है, प्लस टू माइनस। ठीक है, अब देखो यहां पे है, हमने करंट दिया R1, R2, R3, यहां से गया, देखो यहां पे करंट के जाने का वायर एक ही रास्ता है, जो करंट इसमें होगा वही इसमें होगा, वही इसमें होगा। मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस में, जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, पॉइंट याद रखना है, तब करंट क्या होता है? सेम। करंट क्या होगा? सेम होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? डिफरेंट। करंट सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। ठीक है, अब ओम्स लॉ लगाओ। V किसके इक्वल होता है? I इंटू R। पहले रेजिस्टेंस की मैं बात करती हूं, यहां पे लगाओ, V इज इक्वल टू I R। मैंने बोला करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग। R1 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1, R2 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2, R3 रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3। और जो चीज डिफरेंट होती है उसी को क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं। क्या डिफरेंस है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं निकाल रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। V इज इक्वल टू, पहले की थी I R1, दूसरे की थी I R2 प्लस तीसरे की थी I R3। और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था? I R। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? I को बाहर लिया, क्या बचेगा इधर से? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I क्या हो गया? कनेक्ट। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जुड़ता है तब उसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे जुड़ेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को बोल देते हैं हम क्या? मैक्सिमम। जब रेजिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो? मैक्सिमम। जब रेजिस्टेंस निकालना है तब क्या फॉर्मूला यूज करते हो? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लो तुम्हारे पास दे दिए, एक रेजिस्टेंस दे दिया 2 ओम, एक रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम, और इसमें बताओ टोटल रेजिस्टेंस क्या हुआ? नेट रेजिस्टेंस बताना इसमें। यह है R1, यह है R2,
डायग्राम को देख के पता लग रहा है रेजिस्टेंस किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं, तब सीरीज का फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। जोड़ दो कितना आएगा, 2 + 4, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 6। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और ओम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये निकल जाएगा क्या अपने पास, नेट रेजिस्टेंस। अब हमें करना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलल में। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में देखो कैसे कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस को। ये है एक रेजिस्टेंस, ये है 2, मान लो मैंने 3 रेजिस्टेंस लिए, ये है 3। यहां पे वही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। करंट कैसे जाता है, प्लस से माइनस, R1 R2 R3। अब देखो यहां तक करंट गया सेम, यहां जाके करंट के जाने के कितने रास्ते हो गए, 3। R1 में, R2 में, R3 में, अलग अलग वायर में अलग अलग करंट जाएगा। यहाँ पे करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया I2, यहाँ पे करंट क्या गया I3। तो पैरेलल में क्या चीज डिफरेंट होती है, करंट क्या होता है, डिफरेंट। करंट क्या है, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। और मैंने बोला था जो चीज डिफरेंट होती है उसी को क्या करते हैं हम, ऐड करो। तो तुम्हें टोटल करंट I निकालना है, किसके इक्वल होगा, I1 + I2 + I3। यही होगा I1 + I2 + I3। यही फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल सेम है, करंट डिफरेंट। पहले के लिए करंट I1 की वैल्यू निकालो क्या आएगी, V/R1। I2 की वैल्यू निकालो क्या आएगी, V/R2। I3 की वैल्यू निकालो क्या हो गई, V/R3। वैल्यू पुट करो इधर, करंट की V/R, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। क्या कॉमन आ रहा है, V को बाहर लो, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V क्या हो गया, कैंसल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में क्या हुआ, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या हुआ, रेजिस्टेंस जब किस में जुड़ता है, पैरेलल में। तब हम फॉर्मूला लेते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो 1 समथिंग है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम। जब हमें मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है तब भी हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस किसमें होगा, पैरेलल में। ऐसे मानो तुम्हें 3 रेजिस्टेंस दे दिए, 2 ओम, 4 ओम, और एक है तुम्हारे पास 6 ओम। टोटल रेजिस्टेंस निकालो। कैसे निकालोगे, 1/R वही 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। ऐसे एलसीएम लेके इसको क्या करोगे, सोल्व। इसका एलसीएम लो, 2 4 6, 1 2 3, 2 1 3, 12 आ गया, 6 + 3 + 2, 1/R कितना आएगा, 11/12। ये तो 1/R है, तुम्हें तो R निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 12/11 ओम। ये निकल जाएगा अपना टोटल रेजिस्टेंस। तो ऐसे निकालना है रेजिस्टेंस सीरीज में और रेजिस्टेंस पैरेलल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसकी एप्लीकेशन भी और ये भी ध्यान से करना है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल टू I/RT। मतलब एक रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है पर सब टाइम t, तो वहां पे कितने हीट प्रोड्यूस हो, उसका क्या फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू I/RT। ये हीटिंग इफेक्ट क्यों बोला गया इसको, एक जूल्स साहब जो थे उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जब वो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और जितनी बार इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे उतनी ही बार एनर्जी को लॉस करेंगे, एनर्जी लॉस्ट करेंगे। जो एनर्जी लॉस्ट होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में।
इसीलिए इसको बोला गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ। अब वो जब मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ तो कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे, जितनी बार कोलाइड करेंगे उतनी ही बार एनर्जी को लॉस करेंगे। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। आई है यहाँ पे करंट, आर रेजिस्टेंस, टी टाइम, एच क्या है? हीट। एसआई यूनिट बोले तो हीट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल। हीट की एसआई यूनिट क्या है? जूल। क्या जो हम हीटिंग इफेक्ट, हीट जो अपनी एनर्जी जो लॉस हो रही है हीट की फॉर्म में, क्या उसके भी नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदे नहीं है? नुकसान देखो कैसे, क्या भी वो एनर्जी जो लॉस हो रही है अपनी हीट की फॉर्म में, क्या उसके केवल नुकसान ही नुकसान है, कोई बेनिफिट नहीं है उसका? जैसे देखोगे हम एसी, घर पे जो हम एसी यूज करते हैं वो अंदर तो ठंड देता है हमें, और एसी के बाहर जाके देखोगे तो हीट होती है बैक साइड में। ऐसे फ्रीज के अंदर वो चीजों को ठंडा करता है, लेकिन उसकी बैक साइड में जाके देखोगे तो वहां पे भी क्या होती है? हीट होती है ना। तो कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी, कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। देखो क्या है वो एप्लीकेशन जो सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट एप्लीकेशन हम यूज कर लेते हैं आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, हीटर हो गया, जो हम अपने घर पे सर्दियों में यूज करते हैं। जो वो हीट बनती है ना, इनके अंदर हीट आती है। अब देखोगे आयरन है, आयरन के अंदर हीट आएगी, तुम कपड़ों पे प्रेस करते हो, रूम के अंदर हीटर लगा देते हो तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, पूरा रूम गर्म हो जाता है। तो क्या होता है, इसके अंदर एक वायर यूज होती है निक्रोम की। क्या होती है? निक्रोम की वायर इज यूज की जाती है। इन के अंदर एक एलिमेंट होता है जो किसका डलता है? निक्रोम का एलिमेंट डलता है, जो कि हीट प्रोड्यूस करता है। यही है। सेकंड देखोगे तुम, जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो भी हम अपने घर पे यूज करते हैं। बल्ब के अंदर क्या होता है? एक वायर होता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट बोलते हैं। और ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना है ये फिलामेंट? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा, जो कि होता है 3 इतने डिग्री सेल्सियस, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसके अंदर। ठीक है, आगे बात समझ में। हमने देखा पहला एप्लीकेशन आयरन और हीटर, कि वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक एलिमेंट, एक वायर होता है निक्रोम का। निक्रोम एक टाइप से मान लो एलोय ही है। निक्रोम क्या है? एक टाइप से एलोय। एलोय है तो फिर उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज्यादा तो मतलब वो रोकेगा, मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा तो मतलब वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए निक्रोम का एलिमेंट, या फिर हम इसके वायर यूज करते हैं एलिमेंट। ऐसे देखा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, तभी वो हीट टंगस्टन का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना ज्यादा होता है, इतनी ज्यादा हीट आएगी, और वो हीट किस में कन्वर्ट हो जाती है? फिर लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड हम जो एप्लीकेशन है वो हमारे सिलेबस में जो है वो है फ्यूज। थर्ड हम क्या यूज करते हैं? फ्यूज। देखा होगा घर में भी, एक उसके अंदर एक फ्यूज वायर होती है, पतली सी फ्यूज के। उस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट होता है लो। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? लो। वो यूज इसलिए किए जाते हैं कि मान लो बाहर से जो करंट आ रहा है वो ज्यादा करंट आ रहा है, बाहर से ज्यादा करंट आ गया, और वो फ्यूज जो के अंदर फ्यूज वायर है वो पतली सी है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम है। ज्यादा करंट आएगा तो वो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट हो गई तो फ्यूज, हम कह देते हैं ना कई बार घर पे कि फ्यूज उड़ गया, लाइट नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि वो घर के अंदर जो बड़े बड़े एप्लीकेंस है उनको खराब होने से, डैमेज होने से बचा देते हैं। ये थी इसकी कुछ 3 एप्लीकेशन याद रखनी है। आयरन, हीटर, बल्ब के अंदर हम यूज करते हैं, और फ्यूज के। एंड द लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया अपना क्या? पावर। फिर ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। पावर क्या है? देखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपेटेड। इसके मतलब अंदर क्या हुई कि जो हम एनर्जी यूज करते हैं जितने टाइम में, वो क्या है? पावर। पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। एसआई यूनिट क्या होती है पावर की? वाट। इसको यूज करना है, वोट होती है एसआई यूनिट। अगर तुमने एक वोट को डिफाइन करना है, एनर्जी की यूनिट जूल,
टाइम की यूनिट सेकेंड। तो देखोगे 1 जूल एनर्जी यूज की तुमने कितने टाइम में, 1 सेकंड में, कितनी पावर मिली वहां पे, 1 वॉट। ये है इसकी यूनिट। अब इसके फॉर्मूले निकालते हैं हम। देखो पावर एनर्जी जो कि किसकी फॉर्म में थी, हमने देखी थी हीट की फॉर्म में, H बाय टाइम। हीट का क्या फॉर्मूला था, अभी अभी निकाला था हमने, I² RT डिवाइडेड बाई T। T से T क्या हो गया, कैंसल। तो पावर का एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, I² इंटू R। एक फॉर्मूला तो ये याद रखना। दूसरा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू किसके इक्वल है, I R। यहां से I की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। I की वैल्यू निकालो, क्या हुई, V बाय R। पुट करो यहाँ पे, तो पावर क्या आएगी, I का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, V² बाय R स्क्वायर इंटू क्या होगा R। एक पावर से एक पावर क्या हो गई, कैंसर। तो पावर यहां से क्या आई, V² बाय R। एक फॉर्मूला बन गया ये। 2 फॉर्मूले बन गए पावर के, एक तो I² R, एक पावर का बन गया V² बाय R। एंड एक फॉर्मूला हम यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो यहाँ से, ओम्स लॉ से क्या आएगा, V बाय R। अब पुट करो रेजिस्टेंस की, पावर इज इक्वल टू I², रेजिस्टेंस की जगह पुट किया V बाय I से एक पावर क्या हो गई, पावर किसके इक्वल आया, V इंटू I। ये हो गया थर्ड। एक तो अपने पास फॉर्मूला था, पावर किसके इक्वल थी, एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी मतलब किसकी फॉर्म में हो रही थी, वो हीट की फॉर्म में, हीट बाय टाइम भी लिख सकते हैं हम। हीट हमने देखा जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला था, I² RT बाई T। T से T क्या हो गया, कैंसल। पावर किसके इक्वल आया, I² R। ओम्स लॉ का यूज करके एक बार तुमने I की वैल्यू निकाल के पुट करनी है, एक बार तुम्हें R की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। पुट किया तो पावर का फॉर्मूला क्या क्या बना, I² R, एक बना V² बाय R, एक बना VI। ये तीनों फॉर्मूले याद रख, ठीक है। अब हेलो बच्चों, वेलकम टू गंगा शिक्षा सदन। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चैप्टर एग्जाम व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट टॉपिक हम कब पढ़ेंगे इसके अंदर, लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो क्या करती है, चीजों को देखने में हमारी हेल्प करती है। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है, ये प्रोपेगेट करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से। किसके अंदर, वैक्यूम में। वैक्यूम के अलावा अगर और कोई मीडियम है तो उसमें लाइट की जो स्पीड है वो कम या ज्यादा हो सकती है, वो हम आगे करेंगे। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। एंड लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर लाइट ट्रैवल करती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेवलेंथ तो चेंज हो जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो वेवलेंथ लाइट की क्या हो गई, चेंज, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, या फिर सेम बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो अपने पास मैंने ले लिया, ये एक मिरर है, प्लेन मिरर ले लिया, जिसकी बैक की सरफेस क्या कर रखी है, पॉलिश कर रखी है। इसके ऊपर मैंने लाइट को गिरा दिया। लाइट को गिराया मतलब इसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। मिरर के ऊपर मैंने लाइट को गिराया मतलब इसको बोलते हैं हम क्या, इंसिडेंट रे। मिरर से टकराने के बाद बैक की सरफेस तो पॉलिश है, आगे तो गई नहीं है, ये लाइट वापस से इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट गिराई मैंने इस मिरर पे, मिरर से टकरा के इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई ये लाइट, इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या बना दिया, एक नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एंगल आई। ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल आर, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि किस किस के बीच में बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलोगे इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से करना है, टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि
एक मिरर पे, एक सरफेस पे, पॉलिशिंग सरफेस पे जब भी हम किसी लाइट को गिराते हैं तो वो लाइट मिरर से या जो भी पॉलिशिंग सरफेस है उससे टकरा के वापस से उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लोज आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के, दो लो हैं। पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे। देखो तीनों किसमें लाई कर रहे हैं, एक ही मीडियम के अंदर लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही मीडियम में लाई करते हैं, पहला लो। दूसरा लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितने एंगल से लाइट को मिरर पे या सरफेस पे इंसिडेंट करवाया उतने ही एंगल से क्या होती है, ये रिफ्लेक्ट होती है। ये क्या है इसके लो। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay? नेक्स्ट है प्लेन मिरर। इमेज बनाते हैं हम इसके प्लेन मिरर की। देखो कैसे बनता है। ये मैंने लिया एक प्लेन मिरर जिसकी बैक की सरफेस क्या कर रखी थी, पॉलिश कर रखी थी। ये मैंने प्लेन मिरर ले लिया। प्लेन मिरर के ऊपर यहां पे हमने ले लिया कोई भी ऑब्जेक्ट, यहां से लाइट को गिराया, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे मिरर से टकरा के लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। कहीं नहीं मिली तो मैंने क्या किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड में मिरर के पीछे बढ़ा, आगे बढ़ा दिया इसको। फिर से एक और लाइट ले लो, मान लो यहां से एक और इंसिडेंट रे आई, ये यहां से टकराई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी कहीं नहीं मिली, पीछे बढ़ा दिया। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है मिरर के पीछे जो डॉटेड में, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल गई वहां क्या बन गई, इमेज। क्या बन गई वहां पे, इमेज। इमेज कहां बनती है, इमेज वहां बनती है जहां दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिल जाती है, उसको बोलते हैं इमेज। ये बन गई क्या यहाँ पे, इमेज। इससे पहले हम एक बार इमेज देख लेते हैं क्या होती है। दो टाइप की इमेज होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल जो इमेज है ना वो तुम्हें एक तो ऐसे एक्चुअल में मिलती हुई दिखेंगी, ऐसे इस लाइन से। ये कौन सी है, रियल इमेज। जो तुम्हें कैसे दिखती है रियल इमेज, एक्चुअल में मिलते हुए ऐसे दिखेगी रियल इमेज। ये हमेशा मिरर के आगे या स्क्रीन के आगे मिलती है। कहां बनेगी, हमेशा स्क्रीन के ऊपर। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज कैसे बनेगी इसकी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी। अब है वर्चुअल। वर्चुअल देखोगे तुम ऐसे डॉटेड में मिलती हुई दिखेंगी तुम्हें, कैसे मिलेगी ये, डॉटेड में। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। और ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही बनेगी। ये है वर्चुअल। रियल में अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है सीधा तो उसकी इमेज कैसे बनती है, इन्वर्टेड बनती है। ये दो टाइप की इमेज है। ठीक है, तो इधर देखो, अब प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मान लो ये ऑब्जेक्ट ले रखा था तुमने, ये कोई भी ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज कैसी बन रही है, सीधी बन रही है। मिरर के पीछे बन रही है, मिरर के बैक में कौन सी बनती है, दूसरी बार कैसे बन रही है, डॉटेड में बन रही है। तो प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये पॉइंट ध्यान रखने, इसकी कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी, जितने डिस्टेंस पे मिरर से, ये मिरर है, मिरर से जितने डिस्टेंस पे, मान लो तुमने ऑब्जेक्ट लिया है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, 5 है, तो इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पे बनेगी। मिरर से जितनी दूरी पे तुमने ऑब्जेक्ट लिया है, मिरर से उतनी ही दूरी पे क्या बनेगी, इमेज। ये सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, जितने साइज का तुम ऑब्जेक्ट ले रहे हो, इमेज भी उतने ही साइज की बनेगी। देखो पहली प्रॉपर्टी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितने साइज की इमेज है उतने साइज का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस भी क्या होती है, इक्वल। फोकल लेंथ प्लेन मिरर की क्या होती है, इंफिनिटी। पावर क्या होती है, 0। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, प्लस। और प्लेन मिरर में कैसी इमेज दिखती है, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब, मान लो तुम घर पे मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हें जो लेफ्ट हाथ है वो राइट दिखेगा, राइट तुम्हें लेफ्ट दिखेगा, उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाता है, लेटरली इन्वर्टेड बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है। ओके,
नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट हमने करना है क्या, स्फेरिकल मिरर। दो टाइप के मिरर पढ़ते हैं, देखो ये हो गया ना स्फीयर, स्फेरिकल मिरर। अगर इस मिरर को बीच से कट कर दोगे तो दो टाइप के बन जाएंगे। एक बनेगा ऐसे, जिसकी पीछे की सरफेस पॉलिश होती है, जिसकी पीछे की सरफेस क्या होती है, पॉलिश, उसको क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। क्या बोलोगे इसको, कनकेव मिरर। जिसकी अंदर की सरफेस पॉलिश होती है और बाहर से लाइट आती है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं हमें, कन्वेक्स मिरर। और ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर। अब देखो, ये है, मैं पहले कनकेव मिरर की ही बताती हूँ। ये है कनकेव मिरर अपने पास, क्या है ये, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के बीच में जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं उसको, पोल। अब इसको देखो, ज्वाइन करोगे, ऐसे डॉटेड में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, ये स्फीयर नहीं बन जाएगा। और स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सी, जिसको नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम दिया जाता है इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देते हो तब ये क्या बन जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बनेगी, बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बन गई है, पीसी, प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर देखो तो स्फीयर की क्या बन गई, रेडियस आर, इसी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या लेते हैं, फोकस। क्या लेते हैं बीच में, फोकस। P और F, इसको बोला जाएगा फोकल लेंथ। क्या बोला जाता है इसको, फोकल लेंथ। इंपॉर्टेंट है ये, इमेज फॉर्मेशन के लिए ध्यान रखना है। स्फीयर का बीच में जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर के बीच का जो सेंटर उसको बोलते हैं पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जब मिलाओगे तब क्या बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या होता है, फोकस। P और F को क्या बोला जाएगा, फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल f से प्रेजेंट करते हैं। किसे करोगे, स्मॉल f। और ये क्या थे, एक टाइप से रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल R। तो तुम्हें क्या दिखा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या है, हाफ है। ये फॉर्मूला बनेगा ना, देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी फोकल लेंथ से बनेगी, 2f, यानी फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला आएगा, r/2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले के बेस पे एक न्यूमेरिकल आता है। देखो, एक f ये है, एक ये, मान लो ये कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ क्या है उसका हाफ, बोल सकते हैं हम ये। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम इसके करते हैं रूल, कैसे हम इमेज बनाते हैं। मैं कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ही ले रही हूं, ये है मेरे पास कनकेव मिरर। ये क्या बोला था, इसका क्या होता है, पोल। ये क्या है, फोकस। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखना है इनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल ये बोलता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे ली, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे ली और मिरर से टकरा के इसको कहां से पास कराओगे, फोकस से पास करवा दोगे। ये है फर्स्ट रूल। प्रिंसिपल एक्सिस से कोई इंसिडेंट रे ली, मिरर से टकरा के कहां से पास करवाया, फोकस से। सेकेंड रूल देखो, सेकेंड रूल में ये लिया मैंने क्या, कनकेव मिरर, वही ये इसका है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल, फोकस से इंसिडेंट रे को पास करवाया, मिरर से टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। ये क्या है इसका सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखो, थर्ड रूल क्या है, ये वही क्या लिया मैंने, कनकेव मिरर, ये है इसका पोल, ये है फोकस, ये लिया मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रे गई और यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। ये है थर्ड रूल। तीनों रूल में से कोई भी दो रूल यूज करके इमेज फॉर्मेशन हमने करनी है, ठीक है। किसमें से, तीनों में से कोई भी दो यूज करके हमें क्या करनी है, इमेज फॉर्मेशन हमने करनी है। तो
पहला हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे हम, सी पे। देखो व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट सी, देखो ध्यान से करना है, एक करेंगे हम पहले, ये है कनकेव मिरर, ये मैंने कनकेव मिरर ले लिया, ये है पोल, ये है फोकस, ये है हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रखना है किसके ऊपर, सी के ऊपर। ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया सी पे, रख दिया। पहला रूल क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे जाएगी, कहां से पास कराओगे इसको, फोकस से पास करवा दिया। कहां से पास करवाया, फोकस से। दूसरा रूल इसी में यूज करना है, क्या था कि फोकस से लाइट को लेके जाओगे, मिरर से टकरा के, और कहां चली जाएगी वो, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए, क्या बताया था, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए वहां क्या बन जाती है, इमेज। क्या बनेगी, इमेज। देखो ये बन गई तुम्हारी क्या, इमेज। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो सी पे ही ऑब्जेक्ट है और सी पे ही क्या बन गई, इमेज। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज कैसी बनी, उल्टी। और रियल में मिलती हुई दिखी ना तुम्हें, तो नेचर में क्या लिखना है इसी के, इसका नेचर क्या है कि इमेज पहले तो कैसे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना है जिस ऑब्जेक्ट है वही लेना है, रियल एंड, देखो ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज कैसी बनी, उल्टी। साइज क्या है, सेम साइज। कैसे साइज की बनी है, सेम साइज। ये इसका है नेचर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बियॉन्ड सी, कि कहां बनाना है हमने ऑब्जेक्ट को, सी के पीछे। देखो ये है मिरर, ये लिया मैंने पोल, ये लिया मैंने फोकस, और ये ले लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां लेना है, सी के पीछे लेना, बियॉन्ड सी। यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, ए और बी नाम दे दिया इसको। पहला रूल क्या था, इंसिडेंट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। पहला रूल क्या है कि इंसिडेंट रे किसके पैरेलल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और कहां से पास हो जाएगी, फोकस में से पास हो जाएगी। हो गई। अब देखो दूसरी, फोकस से लेके जाओगे, ये गई फोकस से, यहां से मिलके ऐसे चली जाएगी। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल जाए वहां क्या बनेगी, इमेज। ये क्या बन गई, इमेज। कैसी बनी हुई, रियल। नेचर में वही लिखोगे कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज कैसी है, छोटी। कैसे साइज की है, स्मॉल इन साइज। क्या साइज इसका, स्मॉल इन साइज। ये बताओ। ओके नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखना। देखो ये वही मैंने ले लिया कनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां लेना है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, कहीं भी ले लो। ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, इंसिडेंट रेस के पैरेलल गई, मिरर से टकरा के कहां से पास हो गई, फोकस से। दूसरा रूल, फोकस में से गई, मिरर से टकरा के फोकस से पास हो गए, रिफ्लेक्ट हो गई। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वहां क्या बन गई, इमेज। सी के पीछे क्या बनेगी, इमेज। कैसी है, वही रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज तुमने लिखनी है, कैसी बन रही है, इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो ऑब्जेक्ट छोटा था, इमेज कैसी है, बड़ी, लार्ज। और साइंस में हम इसको बोलते हैं इनलार्ज्ड। बड़ी को ही बोला जाता है, छोटे को बोला जाता है डिमिनिश्ड। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लेना है। देखो ये लिया मैंने मिरर कनकेव, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पे लेना ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी पे। मतलब पैरेलल रे कहां से आती है, इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी से कहीं से पैरेलल रे आ रही है, इन्फिनिटी से आई, कहां से पास होंगी पैरेलल रे, फोकस से हमने उसको पास करवा दिया। दूसरी एक और रे आई, उसको भी कहां से पास कराओगे, फोकस से। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वहां क्या बन गई, इमेज। ये बनी ना इमेज, कहां बन रही है, फोकस पे।
ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे बड़ा है, इमेज कैसे बनती है फोकस पे, बहुत ही छोटी बनती है, लेकिन दिख रही है तुम्हें, लिखोगे रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड या फिर वेरी स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे राइट। देखो ये वही कनकेव मिरर ले लिया मैंने, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, देखो फोकस पे रखोगे, इंसिडेंट रे गई, कहां से पास हो गई, फोकस से। क्या दूसरा रूल यहां पे लाई करता है, दूसरा तो नहीं करेगा, दूसरा यहां पे नहीं करेगा, तो मैं क्या करती हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर थर्ड लगा लेती हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई और यहीं से क्या आ गई, वापिस आ गई। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गई और यहीं से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। कहां मिलेगी, अब जाके हमें ये चेक करना है कहां पे जाके हमारी इमेज बन रही है। अब देखो हमने एक इन्फिनिटी की थी लास्ट में कि पैरेलल रे इन्फिनिटी से आ रही है, टकरा के कहां पे मिल गई, फोकस पे। और देखो ये दोनों रे पैरेलल पे है, तो कहां जाके मिलेगी, कहीं दूर इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी। इमेज बनी कहां पे, एट इन्फिनिटी। कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी पे इमेज कैसे बनती है, लार्ज, कैसे बनती है, लार्ज। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कई बार, ऑब्जेक्ट को रखोगे कहां कहां, एट फोकस एंड पोल। कहां रखोगे, फोकस एंड पोल। देखो ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और पोल पे मैंने रखा ऑब्जेक्ट, इसके पैरेलल गई, फोकस में से पास करवा दिया। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गई और यहीं से वापस आ गई। अब देखो जो फोकस पे था वो तो पैरेलल रे जा रही थी, इसलिए हमने इन्फिनिटी पे मिला दिया। ये पैरेलल नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, इसको डॉटेड में पीछे की तरफ बढ़ा देती हूँ, पीछे की तरफ बढ़ा दी, जहां पे दोनों इमेज रिफ्लेक्टेड रे बनी वहां क्या बन गई, इमेज। अब देखो एक कनकेव मिरर बाकी सारी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सिर्फ एक पॉइंट है, जो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखोगे तब कनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज भी कितना है, लार्ज साइज। ये कई बार पूछ लेते हैं कि वो मिरर बताओ जो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो बनाता है लेकिन कैसी, लार्ज बनाता है, इन लार्ज बहुत ज्यादा, तो वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। अब देखो इसके यूज याद करने हैं, यूज इंपॉर्टेंट है दोनों के, कनकेव मिरर के भी और कन्वेक्स मिरर के भी। कहां कहां यूज करते हैं इसका, सेविंग मिरर में करते हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर यूज करते हैं इसका, और मेकअप मिरर में यूज किया जाता है, सोलर हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं, कार की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, टॉर्च में इनके यूजेस किए जाते हैं। नेक्स्ट है कन्वेक्स मिरर। अब तक हम कनकेव कर रहे थे, अब क्या करना है, कन्वेक्स। देखो ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में ये है पोल, यहां पे होगा तुम्हारा इस साइड फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। कहां ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से कैसी रे आती है, पैरेलल। अब आगे से तो जा नहीं सकती रे, क्या हो जाएगी यहाँ पे, रिफ्लेक्ट। कहां से पास करवाते हो, फोकस में से, तो कैसे जाएंगी, डॉटेड। सेम पैरेलल रे आई इन्फिनिटी से, रिफ्लेक्ट हो गई, कैसे जाएंगी ये, डॉटेड में। कैसे जाएंगे, डॉटेड। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वहां क्या बन गई, इमेज। मतलब ये कैसे, ये क्या बनी है यहाँ पे, इमेज। अब देखो डॉटेड में दिखी तो कैसी इमेज बना रहा है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज कैसा है, डिमिनिस्ड। कैसा है, डिमिनिस्ड साइज, यानी वेरी स्मॉल। कन्वेक्स ऑब्जेक्ट बिटवीन मिरर एंड इन्फिनिटी। अब देखो ये है, मैंने कन्वेक्स मिरर लेना है, ये लिया हमने कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर दो ही इमेज बनाएगा, एक तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है, एक इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं भी रख लो। ये है पोल, ये है फोकस,
ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा, ये मान लिया क्या है ए बी ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे गई, रिफ्लेक्ट होके कहां से पास होगी, फोकस में से हो गई। दूसरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करवाओ, दूसरी को कहां से पास करवाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। कहां बनी इमेज, पोल और फोकस के बीच में। कैसी बन रही है, डॉटेड में। डॉटेड में बनती है तो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बन रही है, स्मॉल, साइज में क्या है, स्मॉल है। देखिए अब देखो ध्यान से, कन्वेक्स मिरर तो दोनों केस में कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज बनाता है ये, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन साइज में क्या है दोनों में, स्मॉल। इसमें भी स्मॉल इमेज है और इसमें भी स्मॉल इमेज है। लेकिन कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है एक केस में, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है एक केस में, लेकिन वो साइज में कैसा है, बड़ा। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सा मिरर है जो वर्चुअल एंड इरेक्ट तो इमेज बनाता है लेकिन उसका साइज क्या है, इनलार्ज्ड है। तो वो कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। और कहां बनाता है ये, जब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में। फिर इनके यूजेस दोनों के इंपॉर्टेंट है। अब कन्वेक्स मिरर का यूज कहां करते हैं, रेयर व्यू मिरर में। रेयर व्यू मिरर मतलब जो कार के साइड का जो मिरर होता है ना, वो पीछे का चीज देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, कन्वेक्स और कनकेव, दोनों में से एक याद रखें। कनकेव मिरर जो छोटी चीज है ना उसको बड़ा करके दिखाता है। जैसे डेंटिस्ट है, वो डॉक्टर यूज करते हैं अपने दांत वगैरह देखने के लिए, तो वो छोटी चीज को क्या करके दिखाएंगे, बड़ा करके दिखाएंगे, वहां कनकेव यूज करते हैं। बड़ी चीज को छोटा करके दिखाने के लिए कौन सा यूज होगा, कन्वेक्स। जैसे हम गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, साइड वाला जो मिरर है, अब पीछे से बहुत ज्यादा एरिया है, उस एरिया को कम स्पेस में कौन दिखाता है, कन्वेक्स मिरर। ओके, अब है इसके साइन कन्वेंशन। देखो कैसे यूज करने हैं साइन कन्वेंशन। जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं यूज करते हैं, इधर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। इसी टाइप से मिरर के इस साइड जो भी चीज आएगी वो हमेशा सारी पॉजिटिव लेनी है। मिरर के इस साइड जो चीज आएगी वो क्या लेनी है, नेगेटिव। यहां से ऊपर चीज पॉजिटिव, यहां से नीचे चीज नेगेटिव। ये है इसके साइन कन्वेंशन। नेक्स्ट है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते कई बार। v क्या है, डिस्टेंस किसकी, इमेज की। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। v है डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या है ये, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और f क्या है, स्मॉल f है, ये ध्यान रखना है, फोकल लेंथ। स्मॉल f क्या है, फोकल लेंथ। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज, h डैश का मतलब इमेज की हाइट, डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इधर निशान माइनस का लेना, ध्यान रखना, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर मैग्निफिकेशन में भी साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है m की वैल्यू, तब कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू पॉजिटिव है तब कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है दोनों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसे पहले हमने किया था रिफ्लेक्शन, अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन, ये हमने कोई भी सरफेस ले ली, यहां पे हमने लाइट को इंसिडेंट करवा दिया। ये कैसी लाइट है, इंसिडेंट रे। क्या है ये, इंसिडेंट रे। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बैंड हो, उस चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड लाइट की क्या हो जाती है, चेंज। हमने देखा था वेवलेंथ क्या हो जाती है उसकी चेंज, और फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम। ये इंसिडेंट रे है, ये मैंने ले लिया क्या, नॉर्मल। ये क्या है, नॉर्मल। लाइट एक मीडियम, ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड। जब लाइट बैंड करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तब क्या हो जाता है वहां पे, रिफ्लेक्शन। ये कैसी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। कैसी रे है ये, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। वही ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। ओके, इसके भी लो आते हैं। वही इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई करेंगे सेम प्लेन में, लेकिन रेशो आ जाती है द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू म्यू, जिसको क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट, और इसी को बोला जाता है स्नेल्स लॉ। कि स्नेल्स लॉ लिखना आ जाए तो क्या आएगा, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, जो कि क्या है, कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कई बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और कई बार इससे बेस पे न्यूमेरिकल आता है। लास्ट ईयर न्यूमेरिकल आया हुआ था। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रूट या फिर म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है, पहले एक तो ये देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में यूज होगा। स्पीड लाइट की वैक्यूम में डिवाइड में किसी भी मीडियम, मीडियम ग्लास है, एयर है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है। दो तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें याद भी रखना है, जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर का, डायमंड का, इनके। अब देखो, दूसरा एक फॉर्मूला ये है जिसको N21, इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, पहले मीडियम में स्पीड लाइट की डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। स्पीड को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, v वेलोसिटी, यानी v1 बाय v2। ये फॉर्मूला तुमने याद रखना है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट डिवाइड में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। N21 की बात करते हो, स्पीड की बात है तो v1 बाय v2। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में तुमने लेना है सेम N2 बाय N1, और यहां पे क्या है, v1 बाय v2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद है रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। अच्छा, एक चीज रह गई बीच में, ये चीज बता देती हूँ कि जब लाइट रेयर टू डेंसर जाती है या फिर डेंसर से रेयर जाती है तब क्या होता है। देखो, ये है अपने पास कोई भी सरफेस है, मीडियम ले, ये जो मीडियम है ना, ये मैंने ले लिया रेयर, ये ले लेती हूं रेयर, और ये मीडियम है डेंसर। ठीक है, ये था अपना नॉर्मल, लाइट को इंसिडेंट करवाया। जब लाइट रेयर से डेंसर, रेयर से कहां गई, डेंसर, तब वो नॉर्मल की तरफ जाती है। लाइट कहां जा रही है, रेयर से डेंसर। ये लिखना है, लाइट ट्रेवल कर रही है कैसे, रेयर टू डेंसर जब जाती है तो वो टुवार्ड्स दी नॉर्मल जाएगी। क्या जाएगी, टुवार्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, लेकिन जब लाइट, ये मान लिया डेंसर मीडियम है, ये मान लिया रेयर, लेकिन जब लाइट डेंसर से कहां जाएगी, रेयर की तरफ जाएगी, तब वो नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से लाइट कहां जा रही है, दूर। तो डेंसर टू रेयर में लाइट कहां जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, ये पॉइंट दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। अब देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन दिखाना है। देखो कैसे, ये मैंने एक ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट है। सबसे पहले देखो रेयर डेंसर, डेंसर ऐसे याद रख लेना, थोड़ा गाढ़ा, जो कुछ डला होता है ना उसके अंदर, उसको डेंसर। रेयर मतलब खाली मीडियम, ऊपर वाला खाली है, एयर है यहाँ पे, ये है रेयर मीडियम। ये ग्लास के अंदर जो है ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम। ग्लास से बाहर फिर से कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। ठीक है, अब देखो, ये था अपना नॉर्मल, लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, इंसिडेंट लाइट। रेयर से डेंसर, जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होता है, टुवार्ड्स दी नॉर्मल हो गई। इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, रिफ्लेक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। अब देखो, फिर से ये नॉर्मल ले लिया। अब लाइट कहां जाएगी, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर जाएगी, तब लाइट क्या जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से कहां चली गई, दूर चलेगी ना। देखो, लाइट जानी तो कैसे चाहिए थी अपनी, सीधी। ये जो लाइट है, ये जो बैंड हो गई, ये लाइट कैसे जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी। बट किसकी वजह से बैंड हो गई है, ग्लास स्लैब की वजह से।
किसकी वजह से होगी? ग्लास स्लैब की वजह से बैंड होगी। लाइट जितना, ये देखो ये है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जितने परपेंडिकुलर शिफ्ट होती है, ये लाइट जो जितने परपेंडिकुलर शिफ्ट होगी उसको बोलेंगे लिटरली डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे उसको? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जो आया है ये क्या है? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लिटरल डिस्प्लेसमेंट। इसका केवल तुम्हें डायग्राम ध्यान रखना है, ठीक है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये है एंगल ऑफ एमर्जेंस। देखोगे प्रूफ +2 में है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल आ जाता है? एंगल ऑफ एमर्जेंट ई के इक्वल आ जाता है। ये अब नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ये तुमने करना है 12th क्लास में, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम लेंस। लेंस हम दो टाइप के पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। ये होता है कन्वेक्स लेंस और ये क्या है? कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलोगे? कन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस, और कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। ये दूसरा नाम भी याद रखना, ठीक है? एक पॉइंट हम इसके अंदर करते हैं, देखो ये है मान लो कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का ही बताते हैं पहले। कन्वेक्स लेंस के बीच का जो सेंटर होता है ना उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल सेंटर ओ। एक लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है। देखो मैं इस पहले वाले का ले रही हूं, पहले वाले का स्फेरिकल सरफेस है ये मिला दिया। ये इसका क्या होता है? फोकस। पहले वाले का नाम है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया? F1, और इसको क्या नाम दे दिया? 2F1। अब दूसरे वाले सरफेस का लो, ये है दूसरे वाले सरफेस का स्फीयर बना दिया। देखोगे कितने स्फीयर से मिलके बना है एक लेंस? 2। ये इसको दिया, दूसरे वाले स्फीयर है तो F2, और इधर क्या नाम दे दिया? 2F2। और इसकी अब करनी है इमेज फॉर्मेशन, जो कि ध्यान से इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने लिया क्या? कन्वेक्स लेंस मतलब कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या होता है? इसका ऑप्टिकल सेंटर O। दो सरफेस है तो पहले वाले का फोकस F1, दूसरे वाले का फोकस F2। इधर दे दिया इसको 2F1, इधर दे दिया इसको 2F2। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे लेके आओ। 2F1 के पीछे ऑब्जेक्ट को रखा, इसको नाम दे दिया AB। पहला रूल क्या है? इस एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे जाएगी, यहां तक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन तक, उसके बाद ये फोकस F2 से पास हो जाएगी। दूसरी, ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे जाएगी और यहां पे पास हो जाएगी। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वहां क्या बन गई? इमेज। क्या बन गई? यहां पे इमेज। अब देखो ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज कैसी बनी? उल्टी। तो कैसी इमेज बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखनी है कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। किस किस के बीच में बनी है इमेज? F2 एंड 2F2 के बीच में, ठीक है? आगे देखो 2F1 पे रखना ऑब्जेक्ट को। ये है कन्वेक्स, ये वही ऑप्टिकल सेंटर O, ये F1, ये F2, ये 2F1, ये 2F2। ऑब्जेक्ट को कहां रखा? 2F1 पे रख दिया। इसके पैरेलल गई, कहां से पास होगी? F2 में से पास हो गई। दूसरी को कहां से लोगे? ऑप्टिकल सेंटर से लोगे। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी वहां क्या बनेगी? इमेज। एक सेकेंड, जहां पे दोनों, इनका साइज इक्वल लेना है। जितना साइज इन दोनों का है, देखो इसका साइज कम ज्यादा हो गया, साइज हमने क्या लेना है? इक्वल साइज लेना है। F1 2F1 का, F2 2F2 का साइज इक्वल लोगे तभी इमेज इक्वल बनेगी, नहीं तो आगे पीछे बन जाएगी, ठीक है? देखो ये लिया मैंने लेंस, ये है ऑप्टिकल सेंटर O, यहां पे देखो F1, इतना ही साइज का लेना है हमने F2 F1, इधर लिया मैंने F2 और इधर लिया मैंने 2F2, इक्वल साइज। ऑब्जेक्ट को रखोगे 2F1 पे, इसके पैरेलल गई, फोकस F2 से पास हो गई। दूसरी को कहां से करवाओगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिली वहां क्या बनेगी? इमेज। देखोगे इमेज कहां पे बन रही है? 2F2 पे। कैसे बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। किस किस कहां पे बनी? एट 2F2। ये इसका क्या है? नेचर,
ठीक है, देखो जैसे जैसे तुम आगे आते जाओगे इमेज वैसे वैसे पीछे बनती जाएगी, ऑब्जेक्ट को आगे लेते आओगे इमेज वैसे वैसे पीछे। अब देखो F1 और 2F1 के बीच में देखो, ये है ऑप्टिकल सेंटर O, यहां पे है F1, इधर है 2F1, इधर है F2, इधर है 2F2। F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट, इसके पैरेलल गई, फोकस F2 से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई। अब देखो ऑब्जेक्ट आगे खिसक रहा है तो इमेज कहां खिसक रही है, पीछे, ये ट्रिक ले लेना। तो इमेज कहां बनेगी, 2F1 के F2 के पीछे। कैसे बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, कहां बनी, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के पीछे। नेक्स्ट एट फोकस, फोकस पे रखना है अब ऑब्जेक्ट को, फोकस मतलब F1 पे, वही ये है ऑप्टिकल सेंटर O, इधर है फोकस F1, इधर लिया 2F1, इधर है F2, इधर लिया 2F2। फोकस पे बनेगी, रखना ऑब्जेक्ट, देखो ये गई फोकस में से पास हो गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब देखो कहां पे जाके मिलेगी, जब हमने फोकस F1 पे रखा है, F1 पे रखने से इमेज कहां बन रही है, इंफिनिटी पे। तुम्हें कहीं बनती हुई दिख रही है, नहीं, तो इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे। कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है इंफिनिटी से लेके आओगे तो तुम्हें पता है इंफिनिटी से लेके आई हुई इमेज किसके ऊपर बनती है, फोकस के ऊपर बनती है, ये बना लेना। एट O एंड F, ये देखो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखना है। अब ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है फोकस F1, ये है 2F1, ये है F2, इक्वल साइज लेना है। ये क्या है, F2, ये लिया मैंने 2F2। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, यहां से गया फोकस से पास हो गया, दूसरे को कहां करोगे, ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरे को करना है तुमने ऑप्टिकल सेंटर से पास। क्या तुम्हें ये पैरेलल में पीछे जाती हुई दिख रही है, नहीं, तो कहां क्या करोगे इनको, अब इसको तुम डॉटेड में ले आओगे पीछे, और ये डॉटेड में जाके कहां मिल जाएंगी, इन्फिनिटी। कहां मिल जाएंगे, ये बनेगी, कहां बनेगी, तुम्हारी इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पे, ठीक है। ये थे तुम्हारे लेंस की इमेज फॉर्मेशन जो कि तुमने करनी है। एक लेंस की इमेज फॉर्मेशन या एक मिरर की इमेज फॉर्मेशन पक्का आती है पेपर में, ध्यान से करना। लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है, डिस्टेंस किसकी, इमेज की, डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है, फोकल लेंथ। क्या है f, फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन हम वही हाइट ऑफ इमेज डिवाइड में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो कैसी इमेज बनाता है, रियल। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल। पावर ऑफ ए लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है और ध्यान से करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। पावर ऑफ ए लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ ए लेंस रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। क्या मतलब है पावर ऑफ ए लेंस का, मतलब है कि जो लेंस है अपने पास, उस लेंस की कितनी कैपेसिटी है किसी भी चीज को कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज करने की, ये मतलब है पावर ऑफ लेंस। रेसिप्रोकल है फोकल लेंथ का। ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लेंस को कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। कन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। पावर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव। पावर कनकेव लेंस की क्या है, नेगेटिव। पावर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। अब करते हैं हम न्यूमेरिकल। 2 न्यूमेरिकल है, एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो फॉर्मूला निकाला था ये वाला, F इज इक्वल टू R/2। यहां से एक न्यूमेरिकल आता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से और एक पावर ऑफ ए लेंस से भी आ जाता है। देखो व्हाट इज द फोकल लेंथ, क्या निकालने तुमने, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 36 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 दे रखी है, R दे रखा है 36। फोकल लेंथ F क्या आ जाएगा, 36/2, यानी कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तुमने 1 सेंटीमीटर के निकालोगे तो 1/100 मीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर दिया, यानी 0.18 मीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ था ये देखो।
लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास की स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या था इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे रखा है कितना, 1.50। स्पीड लाइट के वैक्यूम में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीडियम की तुम्हें क्या करनी है, निकालनी है, और मीडियम क्या है, ग्लास, स्पीड ऑफ किसकी निकालनी है, ग्लास। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में क्या जाएगा, 3 × 10⁸ 1.50, पॉइंट हटाओगे ऊपर 100, एक जीरो से एक जीरो, 3 5 5 दूनी 10, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या आएगी, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये दो टॉपिक के न्यूमेरिकल है, ये ध्यान से करना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अपना चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ये थी वन शॉट रिवीजन। हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फर्स्ट जो टॉपिक है, एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड नाम के, हैंस ओरस्टेड। हैंस ओरस्टेड जो साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया था, एक वायर में से करंट को पास किया। ये एक स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर में से जब उसने करंट को पास किया और उसके पास रखा था एक कंपास नीडल, इस वायर में से करंट पास करने के बाद उस नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। कैसे हुआ, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर देखा कि इस स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास किया तो इस वायर की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई। खुद की क्या बन गई, एक मैग्नेटिक फील्ड। और ये कंपास नीडल जो पास में रखा हुआ है, इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट है, उस परमानेंट मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जब इस कंपास नीडल के परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रही थी, इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगा, जिसकी वजह से इस नीडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। ये एक्सपेरिमेंट किया था एक हैंस ओरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने। क्या क्या था एक्सपेरिमेंट, पता लग गया कि स्ट्रेट वायर में से करंट पास किया था, स्ट्रेट वायर में से करंट पास किया तो उसके एक मैग्नेटिक फील्ड बनी खुद की, और उसके पास एक कंपास नीडल रखा हुआ था, उस नीडल के अंदर क्या था, एक परमानेंट मैग्नेट जिसकी अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड थी। ये मैग्नेटिक फील्ड जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रही थी, तब वहां पे एक फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से कंपास नीडल में क्या हुआ था, डिफ्लेक्शन हो गया था। क्या हुआ था, इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुआ था। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड। ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारे पास एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये है, ये पास पास है, तो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इस इतने एरिया में अगर एक मैग्नेट यहां पे है और एक दूसरा मैग्नेट तुम कहीं दूर ले जाते हो, क्या उस मैग्नेट का उस दूसरे मैग्नेट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। तो मैग्नेट के चारों ओर का वो स्पेस जहां तक एक मैग्नेट का दूसरे मैग्नेट के ऊपर इफेक्ट जाता है, इन्फ्लुएंस जाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। इस मैग्नेट का वो एरिया जहां तक इसका इन्फ्लुएंस जा रहा है, अट्रैक्ट करने का या फिर रिपेल करने का, उसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड। जो लाइन बनेगी उनको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, देखो पहले, सबसे पहले जो मैग्नेट है, ये मान लो एक मैग्नेट है, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, ये बार मैग्नेट है। इस मैग्नेट को तुम काट दो, बीच से काट दो, साइज छोटा हो गया, लेकिन इसके पोल दो ही रहेंगे, नॉर्थ और साउथ। पोल को सेपरेट नहीं कर सकते, दो ही पोल रहते हैं, नॉर्थ और साउथ। मैक्सिमम जो अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की, वो कहां होगी, इसके पोल पे होगी। नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है मैग्नेट की, ठीक है। इसको कट करोगे, पोल को कट कर दिया, तब भी इसके कितने मैग्नेट रहेंगे, कितने पोल रहेंगे, दो ही पोल रहेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर कैसे चलती है, साउथ टू नॉर्थ। अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेंगी, साउथ से नॉर्थ, बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ। ये पॉइंट याद रखना है। पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड है, इनके फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चलेगी साउथ से नॉर्थ, बाहर चलेगी नॉर्थ से साउथ। अब देखो ऐसे चली, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ,
फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे चलते रही कंटिन्यू। कंटिन्यू चली तो कैसा लूप बना रही है ये? क्लोज्ड लूप। कैसा लूप है ये? क्लोज्ड लूप। लगातार चलते रहती है तो कौन सी है? कंटिन्यूस। इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड। बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ, अंदर चलती है साउथ टू नॉर्थ। क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व कैसे चलती है? क्लोज चलती लूप बनाते हो, कंटिन्यूस चलती रहती है साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम कंपास नीडल रखोगे, नीडल एक जगह पे कितनी डायरेक्शन देगा? केवल एक। और यहाँ पे कितनी दे रहा? दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। दे आर क्राउडेड नियर द पोल। पोल के जो पास है वहां पे ज्यादा भीड़ होती है। भीड़ ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। दे आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट आता है करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो करंट कैरिंग कंडक्टर में ये मैंने बैटरी लगा दी माइनस प्लस, ये की है, की को क्लोज कर दिया। यहां पे रखा मैंने एक नीडल, कंपास नीडल रख दिया। ये है साउथ से नॉर्थ, करंट जा रहा है साउथ से नॉर्थ। याद रखना एक रूल, स्नो रूल से हम याद रखते हैं। जब करंट साउथ से नॉर्थ जाता है, करंट कैसे जाएगा? साउथ से नॉर्थ। तब मैग्नेटिक जो कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन होगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी? वेस्ट। बनाओ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब करंट साउथ से नॉर्थ गया तो नीडल की डिफ्लेक्शन कौन सी डायरेक्शन में होती है? वेस्ट। अगर यही करंट होता तुम्हारा नॉर्थ से साउथ, कहा होता? नॉर्थ से साउथ, तब तुम्हारी डायरेक्शन कहां होती? ईस्ट। याद रखना है एक करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो डायरेक्शन वेस्ट होती है, और नॉर्थ से साउथ गया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ईस्ट। ओके। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल, ये जो थंब है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? करंट की डायरेक्शन को। ये जो फिंगर कर्ल होंगी, ये फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसमें राइट हैंड में थंब तो यूज करते हैं किसको? करंट की डायरेक्शन बताने के लिए। और कर्ल्ड फिंगर जो है वो फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेंगी? वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट हैंड थंब रूल किस लिए यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करने के लिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद रखो। राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? राइट हैंड थंब रूल का। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो टाइप से, एक स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, और एक सर्कुलर लूप में। तो पहले देखेंगे हम स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में। ये एक स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर अपने पास, ये कंडक्टर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो कौन सा रूल लगेगा? राइट हैंड थंब रूल। देखो ये है अपने पास स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर है, ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट ऊपर की तरफ गया तो फिंगर ऐसे कर्ल होंगी, करंट ऊपर की तरफ फिंगर ऐसे कर्ल होंगी। कौन सी डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड की? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे ये वायर है, करंट ऐसे आता नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आता, ऐसे जा रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाती, ये कैसे हो जाती? क्लॉकवाइज। तब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाती? क्लॉकवाइज। देखो ऐसे हो रही है, तब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती? क्लॉकवाइज। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तब इसकी डायरेक्शन कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज। पहले में कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। ओके। अब देखो कहां क्या यूज करते हैं। देखो जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी स्ट्रेट वायर में, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हुई, करंट भी इसमें उतना ही ज्यादा बनेगा। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, करंट उतना ही ज्यादा। दूसरी बात, और रेडियस ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको अगर तुम कम करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। दोनों कंबाइन करो, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई आर, डायरेक्टली के निशान को हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई आर। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेट वायर में करंट पास करने से कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। स्ट्रेट वायर में से जब करंट पास किया तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है? कंसेंट्रिक सर्कल। ये हुआ, करंट ज्यादा करने से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी स्ट्रेट वायर में? ज्यादा। अगर उसकी रेडियस को कम कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमने करना है
स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। इसके बाद आता है सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसमें देखो क्या है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, ये वही मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये मैंने लूप लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि इस लूप के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जाती है वो कैसे जाती है, स्ट्रेट। लूप के बीच में कैसी मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी, स्ट्रेट। हर एक लूप पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनती है जब करंट पास करोगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। कैसे बनेगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। जैसे जैसे इससे दूर जाओगे जो तुम्हारा लूप है, ये लूप क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये लूप वैसे ऐसे क्या हो जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट ध्यान रखना कि इसके बीच में कैसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, लूप के बीच में से स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड जाती है। कैसे वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आता है अपना क्या, सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है, देखो सोलेनोइड क्या होता है, ये हेलिक्स वायर की फॉर्म। जब तुम बहुत सारी सर्कुलर वायर को कंबाइन कर दोगे तब तुम्हारा क्या बन जाता है, एक सोलेनोइड। किसकी शेप का, सिलेंडर की शेप का, हेलिक्स कॉइल की फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, A coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder। जब बहुत सारे सर्कुलर वायर को तुमने इकट्ठा कर दिया तब एक फॉर्म बन जाती है सिलेंड्रिकल शेप की, जिसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइड। ठीक है, तो देखो सोलेनोइड की कुछ, ये देखो डायग्राम। जब तुम एक सोलेनोइड में से करंट पास करोगे, ये मान लो सोलेनोइड तुम्हारे पास, इसके ऊपर तुमने कॉपर की वायर को लपेट दिया। जब इस सोलेनोइड में से करंट पास कर रहे हो, सोलेनोइड में से करंट पास करने से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी कैसे बनेगी, जैसे एक बार मैग्नेट की बनती है। सोलेनोइड में से करंट पास किया तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनी जैसे किसकी बनती है, एक बार मैग्नेट की। ठीक है, मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड वही साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, दूसरी बात, इसके बीच में जो फील्ड लाइन बन रही है इधर साउथ से नॉर्थ, ये जो फील्ड लाइन बन रही है ये पैरेलल होंगी। सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड लाइन बनती है वो कैसे होती है, पैरेलल होती है और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दूसरी बात, दो पोल होंगे, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। सोलेनोइड के अंदर भी बार मैग्नेट की तरह कितने पोल होंगे, दो, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। ठीक है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के कैसे बनती है, सेम। उसके बाद अगर इस सोलेनोइड के अंदर तुम रख देते हो, निकिल रख दिया, हार्ड कोर रख दिया आयरन की, अगर हार्ड कोर रख देते हो, निकिल रख देते हो, तो ये सोलेनोइड के अंदर परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। कब, जब तुम हार्ड कोयल या फिर इसके अंदर निकिल रख देते हो। लेकिन अगर तुम इसके अंदर सॉफ्ट कोर रखते हो तब ये करंट कैरिंग कंडक्टर या सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये थे इसकी सोलेनोइड की कुछ बातें। सोलेनोइड की डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, डायग्राम ये बनाना है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे राइट हैंड थंब रूल का यूज कहां करते थे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल कहां करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। ये होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फादर मदर चाइल्ड, क्या हुआ ये, फादर मदर चाइल्ड। पहली बात तो तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मतलब करंट। जो थंब इसमें रिप्रेजेंट करेगा, ये थंब रिप्रेजेंट करेगा किसकी डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को। फर्स्ट फिंगर जो रिप्रेजेंट करेगी वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इंडेक्स फिंगर, मिडिल जो फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी करंट की डायरेक्शन को। यानी फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कहां करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए। नेक्स्ट है डोमेस्टिक सर्किट। हम अपने डोमेस्टिक घरेलू घर में वायर यूज करते हैं। तीन टाइप की वायर होती हैं, एक है पॉजिटिव जिसको लाइव वायर बोला जाता है, एक है नेगेटिव जिसको न्यूट्रल बोला जाता है, एक है अर्थ वायर। अर्थ वायर ग्रीन कलर की होती है, नेगेटिव यानी न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की होती है,
और पॉजिटिव यानी लाइव वायर रेड कलर की होती है। ठीक है, लाइव वायर एप्लीकेंट्स को करंट देती है, बहुत ज्यादा करंट जब हो जाता है तो अर्थ वायर उसको अर्थिंग कर देती है और न्यूट्रल वायर वहां से बाहर निकालती है। ठीक है, अब देखो एक आता है अल्टरनेटिंग करंट जो कि एसी और डीसी, ये बता देती हूँ थोड़ा सा, एसी और डीसी। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो टाइम के साथ वेरी होता रहता है, जो टाइम के साथ क्या होता है वेरी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट जो चेंज नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये वेरी होता रहता है तो इसको हम लंबे डिस्टेंस तक जो यूज करते हैं वो कौन सा करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करते क्योंकि ये करंट वेरी नहीं होता। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, जी। अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी अपने इंडिया के अंदर हम कितनी यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज, बाकी और हर जगह 60 हर्ट्ज कुछ ऐसे भी करते हैं। अपने इंडिया में कितनी फ्रीक्वेंसी यूज होती है, 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये अर्थ वायर है ग्रीन कलर की, ये लाइव वायर है रेड कलर की, ये न्यूट्रल वायर है ब्लैक कलर की। लाइव वायर न्यूट्रल वायर ये है, घर पे लगा हुआ है फ्यूज। फ्यूज क्या करता है पता है ना, इलेक्ट्रिकल्स को बचाने का काम करता है। फ्यूज है ये इलेक्ट्रिसिटी मीटर है जो कि किसमें यूज करते हैं हम, किलोवाट हावर में अपनी एनर्जी को रीडिंग को नोट करता है। उसके बाद यह डिस्टर्बेंस बॉक्स कंटेनिंग, मतलब हर एक रूम में अलग अलग वायर चली जाती है, ये है डिस्टर्बेंस बॉक्स कंटेनिंग। ये एप्लीकेंस है जो कि कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए। कितनी वोल्टेज यूज करते हैं हम दोस्तों, 20 वोल्ट यूज करते हैं और फ्रीक्वेंसी कितनी यूज करते हैं, 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक टॉपिक और रहता है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। देखो एक है ओवरलोडिंग और एक है शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये देखो। ओवरलोडिंग तो क्या होता है, देखा होगा तुमने कई बार क्या होता है, ऐसा स्विच आया हुआ है जिसके अंदर हम 3-4 चीज को एक साथ लगा लेते हैं। 3-4 चीज को जब एक साथ लगा जाते हैं तो करंट ज्यादा यूज करेंगे, मतलब ओवरलोड हो गई वो चीज। एक प्लग के अंदर, एक स्विच के अंदर, एक चीज के अंदर जब हम 3-4 चीजें एक साथ ज्यादा लगा लेते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम, ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट, ज्यादा करंट आ गया, ज्यादा करंट आने से उसका फ्यूज उड़ गया, हम कह देते हैं जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आगे सर्किट में जाने से पहले चिपक जाती है तब वहां पे क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये 2 पॉइंट और इनको याद करना है। इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हेलो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हम लास्ट चैप्टर अपना फिजिक्स का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई के लिए दूसरी वीडियो आएगी। तो कलरफुल वर्ल्ड में पहले हम सबसे पहला टॉपिक करते हैं प्रिज्म। क्या होता है प्रिज्म, तुमने देखा भी होगा। इसके अंदर क्या होते हैं, 2 तो ट्रायंगुलर फेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेस। टोटल कितने फेस होते हैं, 5। 2 कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर, और 3 कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर। दोनों फेस के अपोजिट में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलोगे उसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब हमने करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ये लिया मैंने एक प्रिज्म, देखो हमने लाइट वाले चैप्टर में किया था, बाहर एयर है तो कौन सा मीडियम होता है, रेयर। ग्लास के अंदर कौन सा, डेंसर। यहां से मैंने लाइट को इंसिडेंट करवाया, क्या क्या हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया सरफेस पे, रेयर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल। ये क्या है अपना नॉर्मल, ऐसे लाइट बैंड हो गई। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ। फिर एक और नॉर्मल यहां पे लिया, फिर डेंसर से रेयर गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से कहां जाएगी, दूर। नॉर्मल से कहां चली गई, दूर। इनके बीच में क्या होगा, एमर्जेंट एंगल ई। ये कौन सी रे है, एमर्जेंट रे, लाइट वाले चैप्टर में हम ये पढ़ चुके। ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। ये लाइट जाने तो कैसे चाहिए थी, सीधी, फिर किसकी वजह से बैंड आ गया, प्रिज्म की वजह से। यहाँ पे जो डेविएशन बना उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है ये, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। दोनों प्रिज्म के बीच में ये क्या है, एंगल ए, इसको क्या बोलोगे, एंगल ऑफ प्रिज्म।
क्या बोलोगे इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये था एक प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन। कई बार इसका डायग्राम बनाना आ जाता है तो इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट अपना डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ये है अपने पास एक प्रिज्म और प्रिज्म में से मैंने व्हाइट लाइट को पास किया। जब मैं प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करती हूं तो वो 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। तो ये व्हाइट लाइट 7 कलर में टूट गई। कितने कलर में? 7। अब देखो VI विबग्योर हो गई। अब देखो कैसे याद रखना तुमने, ये कैसी लाइट है? व्हाइट लाइट। यहां से क्वेश्चन कैसे करना है? जब हम एक व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो व्हाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। क्या नाम है? विबग्योर। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। बेंडिंग ऑफ लाइट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। जिसकी बेंडिंग ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। बेंडिंग ज्यादा इसमें किसकी है? वॉयलेट की। वॉयलेट की बेंडिंग ज्यादा है तो वेवलेंथ कम। बेंडिंग कम किसकी है? रेड की, तो रेड की वेवलेंथ है ज्यादा। ऐसे याद रखना है, रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है? ज्यादा। रेड की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, लार्ज वेवलेंथ। और वी की जो वेवलेंथ है वो क्या है? कम है। ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। जिसकी बेंडिंग ज्यादा हो गई उसकी वेवलेंथ कम। बेंडिंग ज्यादा है वॉयलेट की, बेंडिंग वॉयलेट की ज्यादा है तो वेवलेंथ वॉयलेट की क्या हो जाएगी? कम। रेड की बेंडिंग क्या है? कम है, तो रेड की बेंडिंग क्या हो जाएगी? वेवलेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये पॉइंट याद रखना। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम एक आइजैक न्यूटन थे, उसने किया था कि जब प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करोगे तो वो 7 कलर में टूट जाएगी। फिर उन 7 कलर को रिकम्बाइन किया और एक उल्टे प्रिज्म में से जब तुमने पास किया तो वापिस से क्या बनेगा? एक सिंगल व्हाइट लाइट बनेगी। क्या बनेगी? एक सिंगल व्हाइट लाइट। न्यूटन ने किया था कि एक सीधा प्रिज्म लिया, उस प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास किया, पहले तो वो 7 कलर में टूट गई, फिर उन 7 कलर को दूसरे प्रिज्म में से पास करोगे उल्टा करके तो वो वापिस से एक कलर में चली जाएगी। नेक्स्ट है रेनबो। रेनबो क्या होता है? जब बारिश होती है तो बारिश की छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती है एटमॉस्फेयर में और सन निकलता है। जैसे ही सन की रेज उन छोटी छोटी ड्रॉपलेट पे गिरती है ना, देखो सन निकला, व्हाइट लाइट आई, ये वह छोटी छोटी ड्रॉपलेट है। जैसे ही सन की लाइट उस ड्रॉपलेट पे गिरी वहां पे बना TIR। TIR की वजह से तुम्हें वहां क्या दिखेगा? रेनबो दिखेगा। फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, तुम्हें क्या दिखना स्टार्ट हो जाता है? रेनबो दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आता है, इसकी छोटी सी ट्रिक है वो बता देती हूँ कैसे याद है। पहले इसका कंसेप्ट करते हो। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मतलब स्पेस में से जब लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, जैसे देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करते हैं कैसे? ये है स्टार की एक्चुअल पोजीशन, ये ट्विंकल कर रहे, ये स्टार की एक्चुअल पोजीशन है। अब ये लाइट आई तुम्हारे पास, तुम यहां खड़े हो, क्या होगा तुम्हारे पास? तुम्हें ये स्टार यहाँ पे ट्विंकल करता हुआ दिखेगा। क्यों यहाँ पे ट्विंकल करता हुआ दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी ये क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। तो स्टार ट्विंकल किसकी वजह से करती है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। ऐसे ही सनराइज और सनसेट, निकलने से 2 मिनट पहले तुम्हें सन होरिजन के पास दिखता है रेड रेड, ऐसे निकलने के बाद वो इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन तुम्हें कौन सी पोजीशन दिखती है? उसकी अपैरेंट पोजीशन। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब जब लाइट पार्टिकल के ऊपर गिरती है तो पार्टिकल उस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपनी मर्जी से स्कैटर कर देता है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे स्काई का कलर ब्लू दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ऑफ लाइट 2 चीज पे डिपेंड करती है, एक तो करती है वेवलेंथ पे और एक करती है साइज पे। साइज अगर पार्टिकल का ज्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी। अगर लाइट कम स्कैटर्ड हो रही है तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा, लाइट अगर ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है तो उसकी वेवलेंथ कम। ऐसे डिपेंड करती है। स्काई का कलर क्या है? ब्लू, किसकी वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखो लाइट तो सारी आती है ना, फिर वो सारे की सारी लाइट को तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, स्कैटर्ड कर देता है, सिर्फ कौन सी कलर को ऑब्जर्व करता है? ब्लू। क्योंकि ब्लू कलर की लाइट का जो वेवलेंथ है वो उसके साइज से मिल जाता है।
क्लाउड व्हाइट दिखते हैं सेम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, रेड कलर दिखता है सनराइज और सनसेट का। ट्रिक कैसे याद रखनी है, देखो जब भी किसी भी कलर की बात आती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, सिग्नल रेड क्यों है, सनराइज और सनसेट के इसमें रेड क्यों दिखता है, क्लाउड्स व्हाइट क्यों है, ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सीधा एक आंसर लिखना है, स्काई इज ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब कलर की बात आती है, कलर किसकी वजह से आता है, स्कैटरिंग की वजह से। लेकिन जब जगह चेंज करने की वजह आती है, पोजीशन चेंज होती है, ट्विंकल स्टार करते हैं तो पोजीशन चेंज हो रही है, सनराइज और सनसेट में पोजीशन चेंज होती है एडवांस और डिले में, तब भी पोजीशन चेंज होने की वजह किसकी वजह से होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये ट्रिक याद रखनी है तुम्हें, क्लाउड्स अपीयर व्हाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट।